नमस्कार। जनता की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव। मैंने और आपने भी बचपन में साहित्य पढ़ा होगा। एक लेखक थे वेद प्रकाश शर्मा। उनका एक बहुचर्चित उपन्यास था वर्दी वाला गुंडा। मुझे यह नाम बहुत पसंद है। मैं एप्रिसिएट करता हूँ इस नाम को। वर्दी वाला गुंडा एक उपन्यास जिसके लेखक थे वेद प्रकाश शर्मा। आपको लग रहा होगा कि ये अचानक मैं क्यों कह रहा हूँ वर्दी वाला गुंडा। अचानक मुझे उस उपन्यास की याद क्यों आई। अचानक मेरे जेहन में वेद प्रकाश शर्मा क्यों आए। मित्रों, इसलिए कि मैं आपको एक घटना सुनाऊंगा अभी, और उसके बाद आप भी कहेंगे वर्दी वाला गुंडा। मेरे पास एक अखबार है जिसमें एक खबर छपी है। खबर 7 दिन 8 दिन पुरानी है, लेकिन कल यानी सोमवार को यह खबर अखबारों में आई है। तमिलनाडु में पिता पुत्र की पुलिस हिरासत में मौत की जांच सीबीआई करेगी। देखिए, ये उपन्यास है। ये देश का सबसे बड़ा हिंदी दैनिक है, दैनिक भास्कर। इस खबर को पढ़ने के बाद ही मुझे वेद प्रकाश शर्मा और उनका उपन्यास वर्दी वाला गुंडा की याद आई। ये कहानी तमिलनाडु के तूतीकोरिन की है। तूतीकोरिन में एक मोबाइल दुकान चलाने वाले जयराज, उम्र 59 साल, शाम के समय अपनी दुकान बंद कर रहे थे। तभी कुछ पुलिस वाले आए। पुलिस वालों से जयराज की तू मैं हो गई और पुलिस जयराज को थाने ले आई। पिता थाने में हो और सूचना बेटे तक पहुंचे तो वह घर पर कैसे रुक सकता है। उनका बेटा, जिसका नाम है बेनिक्स, 38 साल का, वह भी दौड़ता हुआ थाना आया। पुलिस ने दोनों को हवालात में बंद कर दिया। छोटी सी बात है। दुकान बंद करने के सवाल पर कुछ पुलिस वाले और जसराज के बीच तू मैं की छोटी सी घटना है। इसके बाद की जो कहानियां हैं वो बहुत क्रोध दिलाती है, बहुत गुस्सा दिलाती है और बहुत पीड़ा भी होती है। जानते हैं क्या हुआ? मेरी पूरी बात सुनिएगा। ये बहुत दर्दनाक घटना है। ये किसी जयराज, किसी जसराज, किसी बेनिक्स की बात नहीं है। ये हमारे देश में हर रोज होता है। कल जयराज जसराज के साथ हुआ, परसों आपके साथ भी हो सकता है। थाने में पिता और पुत्र की बेरहम पिटाई की गई। कैसी पिटाई? उत्तर भारत के अखबारों में कुछ नहीं आया, हिंदी चैनलों ने कुछ नहीं दिखाया। जो भी शोर शराबा है वो दक्षिण भारत के अखबारों में है, दक्षिण भारत के समाचार चैनलों में है। पुलिस ने पिता पुत्र का सर दीवार पर दे मारा। रात भर डंडों से पिटाई की। इतनी पिटाई की कि 22 तारीख को पिता की मौत हो गई और 23 तारीख को बेटे की मौत हो गई। जिन लोगों ने देखा दोनों के शव को, वो कह रहे थे कि इससे बेरहम पुलिस हो नहीं सकती। पिता और पुत्र का गुप्तांग यानी आगे और पीछे का भाग नष्ट हो चुका था।
पुलिस ने इतने डंडे पीछे के भाग पर मारे कि वह सतह समतल हो गई थी और आगे का भाग, आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आगे का भाग भी नहीं था, वह नष्ट हो चुका था। और देखने वाले बताते हैं कि साथ साथ लुंगी से बांधने पर भी वहां से रक्त स्राव हो रहा था। जयराज की बेटी ने बताया है कि वह एक महिला और एक पुत्री होने के नाते सिर्फ इतना ही कह पाएगी कि इससे बेरहम हत्या हो नहीं सकती, कि उसके पिता और उसके भाई दोनों का गुप्तांग, आगे और पीछे का भाग पीट पीट कर समतल कर दिया गया था। कभी सुना है आपने ऐसी घटना? आपने नहीं सुनी होगी ऐसी घटना, लेकिन इस तरह की घटनाएं सुनी होगी। और जब मैं गुस्से में, क्रोध में, पीड़ा में वर्दी वाला गुंडा कह रहा था तो आपको आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन अब जसराज, जयराज और वेनिक्स की घटना सुनने के बाद आप भी कहेंगे वर्दी वाला घटना, वर्दी वाला गुंडा। 18 जून को पिता पुत्र को गिरफ्तार किया गया था और क्रमशः 22 और 23 जून को दोनों का निधन हो गया। लेकिन ऐसी घटनाएं हमारे देश में रोज होती हैं। तमाम तरह के विचार विमर्श, नियम, कायदे, कानून, आयोग, जांच, इंक्वायरी के बावजूद इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। 2019 में 1750 लोग पुलिस हिरासत में मरे। 1750। आप कल्पना कीजिए। और 2010 से 2015 के बीच भी 600 के आसपास 600 लोग पुलिस हिरासत में मारे गए। आप जिस जिले में रहते होंगे देश का, जिस शहर में रहते होंगे, जिस राज्य में रहते होंगे, वहाँ भी गाहे बगाहे इस तरह की घटना, इस तरह की सूचना आपकी नोटिस में, आपके ध्यान में आती होगी, लाई जाती होगी। सवाल यह है कि आज़ादी के 72-73 वर्षों के बाद भी पुलिस इतनी बेरहम कैसे है? मैंने देखा है कि पुलिस थाने में अगर आपके पास सक्षम पैरवी न हो तो आपकी फरियाद भी नहीं सुनी जाती, आपके FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की पर्ची भी पुलिस वाले फेंक देते हैं। यह पुलिस का चेहरा है। अगर कोर्ट से कोई नोटिस आया हो और उसकी तामील करवाने की जिम्मेदारी पुलिस वालों की है और उस पुलिस वालों को अगर 500 का आप नोट दे दीजिए तो वह नोटिस तामील नहीं होता है, यानी पुलिस वाले लिखकर कोर्ट को भेज देंगे कि वह व्यक्ति लापता है, गायब है। यह पुलिस का चेहरा है। डंडा और गोली चलाना बात बात पर पुलिस की कहानी है। यह वर्दी का गुरूर है, यह बंदूक का गुरूर है या और कुछ है? इस पर विचार करने की आवश्यकता आपको भी है और हमको भी है। सरकारों का नंबर इसके बाद आता है। पिछले साल मैंने टेलीविजन चैनल पर सुना था कि इस देश के एक बड़े ताकतवर मंत्री नितिन गडकरी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि इस देश में सबसे भ्रष्ट विभाग अगर कोई है तो वह ट्रांसपोर्ट ऑफिस है। लेकिन मेरा मानना है कि ट्रांसपोर्ट ऑफिस से भी भ्रष्ट कोई विभाग है तो यह पुलिस का विभाग है, जहां पैसे के बिना कोई काम नहीं होता। और अगर आप गरीब हैं, आपकी जेब में रुपए नहीं हैं, आप वंचित हैं, तो पुलिस का काम और आसान होता है। कोई पैसा वाला इस पुलिस को खरीद कर
आप पे जुल्म ढा सकता है। कोई पैसा वाला आपकी जमीन हड़प सकता है। कोई पैसा वाला तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर इस पुलिस को अपना नौकर बना सकता है। इन वर्दी वालों के दिल में न कोई ईमानदारी है, न कोई संवेदनशीलता। गाहे बगाहे एक दो घटनाएं अच्छी भी आ जाती है जिस पर हम लहालोट हो जाते हैं। लेकिन पुलिस में ऐसे कितने लोग हैं? 2, 4, 5% होंगे। 95% पुलिस वाले भ्रष्ट हैं। अगर वे भ्रष्ट होते भी तो सिस्टम में जो स्थिति है उसमें चल रहे होते। लेकिन ये भ्रष्ट ही नहीं है, ये जुल्मी भी है, और इनका जुल्म कभी कभी सीमा को लांघ जाता है, जैसा तूतीकोरिन में हुआ। अब वहां की सरकार ने 25 लाख रुपए जयराज के परिवार को देने का ऐलान किया है। वहां की सरकार ने, यानी तमिलनाडु की सरकार ने इसकी सिफारिश केंद्र से की है कि सीबीआई जांच करो कि यह घटना कैसे, कहां, क्यों हुई। वहां की जो सांसद हैं वो बड़ी नेता है, कनिमोई, आपने नाम सुना होगा। कनिमोई ने इसकी शिकायत मानवाधिकार आयोग में की है। लेकिन मानवाधिकार आयोग में होता क्या है? मैंने भी एक घटना की शिकायत मानवाधिकार आयोग से की थी, ह्यूमन राइट्स कमीशन। मैंने मानवाधिकार आयोग से कहा था कि इस नेत्री के जहरीले बयान से समाज बट रहा है, समाज पर इसका नकारात्मक असर हो रहा है। मानवाधिकार आयोग ने मेरी सूचना को गंभीरता से लिया, उस पर सुनवाई की और उस जिले के पुलिस अधीक्षक को एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया था कि इस नेत्री पर उचित कार्रवाई करें और मुझे, यानी शिकायत करने वाले को, इसकी सूचना दी। 1 साल से ज्यादा हो जाने के बावजूद उस नेत्री पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने आरटीआई के तहत मानवाधिकार आयोग से पूछा कि मेरे नोटिस पर, मेरी सूचना पर क्या कार्रवाई हुई। मानवाधिकार आयोग का एक पत्र मुझे मिला जिसमें लिखा गया था, आपको हंसी आएगी तो हंस लीजिएगा, कि हमने वहां के पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई का आदेश दे दिया है। यह है मानवाधिकार आयोग की स्थिति। ये जितने भी आयोग हैं, मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और भी जो है सारे आयोग बिना नाखून और दांत की संस्थाएं हैं जो सिर्फ निंदा कर सकती हैं और कोई काम नहीं कर सकती। निंदा के सिवा और कोई काम नहीं कर सकती। जागना आपको और हमको ही होगा। हम अपने रहनुमाओं से, अपने प्रतिनिधियों से, अपने शासन से, अपने प्रशासन से बहुत उम्मीद नहीं कर सकते। जब कोई पुलिस वाला रिश्वत मांगे, जब कोई पुलिस वाला जुल्म ढाए, तो गली, मुहल्ले, बस्ती, गांव, शहर के लोगों को एकजुट होकर उस थाने में खड़ा होना होगा। तभी जयराजों की मौत नहीं होगी। कोई बेनिक्स अपने पिता के साथ नहीं मारा जाएगा। ये हमारा सिस्टम बड़ा नाकाबिल है जो छोटी सी बात पर जयराज और बेनिक्स को पीट पीट कर मार देता है। उस पुलिस वालों का फैसला ऊपर की अदालत में होगा। अक्सर हम ऐसा कहते हैं, ईश्वर न्याय करेगा, लेकिन देर से मिला न्याय भी न्याय नहीं होता। न्याय का मतलब होता है जल्द, और कोई न्याय अगर बहुत देर से मिले तो उस न्याय का मतलब नहीं होता। यह दक्षिण भारत की घटना थी, इसलिए उत्तर भारत में इसकी आवाज़ बहुत कम आई या ना के बराबर आई। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा देश हमारा है। अगर कोई जुल्मी जुल्म करे तो हमें एकजुट होकर उसका विरोध करना चाहिए और पूरी ताकत से करना चाहिए। तभी कोई जयराज और बेनिक्स नहीं मारा जाएगा। सोचिएगा जो मैं कह रहा हूं। जनता की बात में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। आप लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा आग्रह होगा कि जनता की बात को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।